बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, हम अपने पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे, ये जो इजलास हुआ पार्लियामानी कमेटी कौमी सलामती के हवाले से, इसकी बहुत सारी जो पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं उन्हें एक्सप्लोर करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बात जाते जाते मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में कही थी, शायद हमारे व्यूअर्स को याद हो जिन्होंने प्रोग्राम हमारा पिछला देखा है, उनके लिए मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि सर आप किस मुंह के साथ उन तमाम इदारों के सरबराहान के सामने बैठे जिन्हें आप कहते हैं कि सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड। तो राय साहब इस पर तो रोशनी डालेंगे, क्योंकि मैं फिर चाहूँगा कि हम इसकी जो इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है इस मीटिंग की उस पर भी बात हो। इंटरनेशनल प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं इसमें, आइडियोसिंक्रेटिक वेरिएबल्स क्या कहते हैं, मुल्क क्या सोच रहे हैं, आलमी इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है। क्योंकि आपने जो लास्ट हमारा प्रोग्राम एक था उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो बयान, जो स्टेटमेंट थी, जो खिताब था असम्बली से, एक तारीखी खिताब था जिसे काफ़ी क्रिटिसाइज भी दुनिया भर में किया गया और आपने ही तज्जिया अपना पेश किया था जिसमें आपने कहा था कि इनकी जान को ख़तरा हो सकता है और इंटरनेशनल प्लेयर्स बाकायदा अपना रोल प्ले करेंगे। देखिए, पहले तो ये जो सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स वाला मामला है इस पर थोड़ा सा मुख्तसरन बात करते हैं। ये सिलेक्टेड और सिलेक्टर्स के अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए गए कि बड़ा दुख था, बड़ा अफसोस था अपोजिशन को कि वो क्यों नहीं सिलेक्ट हुए और जो सिलेक्टर्स जिन अनासिर को वो कहते हैं उन्होंने इन्हें क्यों सिलेक्ट नहीं किया। और उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि मियां नवाज शरीफ एक तरफ तो ये इल्ज़ाम लगाते नहीं थकते कि जनरल बाजवा ने 2018 के इलेक्शन में धांधली करवाई, बड़े बड़े जलसों में बड़ी बड़ी तकरीरें की, फिर ये कहा कि डीजी आईएसआई जनरल फैज़ हमीद ने धांधली करवाई। तो अगर जनरल बाजवा ने धांधली करवाई थी तो फिर आपने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला जब सामने आया तो किस मुंह से आपने पहले तो ये बताएं कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की हमायत की। लंदन में ये इजलास हुआ जहां लोगों से हलफ लिए गए। ख्वाजा आसिफ ने एक पैगाम दिया मियां नवाज शरीफ को कि अगर हम इस एक्सटेंशन की हमायत कर दें पार्लियामेंट में तो इसके बदले हमें रिलीफ मिल जाएगा, इसलिए हमें छोड़ें वो वोट को इज्जत दो का नारा और ये जो किताबी बातें हैं इनको छोड़ें और इस एक्सटेंशन की हमायत करें। मियां नवाज शरीफ ने वहां पर जो लोग मौजूद थे, शहबाज शरीफ भी, खुर्रम दस्तगीर भी, मरियम औरंगजेब भी, तो वहां पर इसहाक डार भी, तो इसहाक डार ने कहा कि यहां पे तो फिर कुरान पाक पे हलफ लें कि ये बात बाहर ना जाए कि हमने ये फैसला किया है और ये मियां नवाज शरीफ का फैसला और उनका कॉन्सेंट है। तो उस वक्त तो 2018 का इलेक्शन हो चुका था, लेकिन उस वक्त एक डील की कोशिश की जा रही थी, यानी सिलेक्ट होने की कोशिश की जा रही थी। और बाद में हमने देखा कि मोहम्मद जुबैर क्या करने गए थे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद से, जो उन्होंने 2 मुलाकातें की और हमारे जराए ने यह भी कंफर्म किया था कि उन मुलाकातों से पहले मोहम्मद जुबैर लाहौर में मरियम नवाज से मिलकर पहुंचे थे जनरल बाजवा के पास। तो जाहिर है कि उस दौरान ये खामोश भी रहे। तो कोशिश तो यही थी ना फिर कि कोई डील कर ली जाए, कोई हम सिलेक्ट हो जाएं। तो जब वो डील नहीं हो सकी और उनको मतलूबा नताइज नहीं मिले एक्सटेंशन की हमायत करने के बावजूद, तो फिर एक बयानिया बना लिया गया। फिर मियां नवाज शरीफ ने बड़ी तुंदो तेज़ किस्म की तकरीरें शुरू कर दी अस्करी क़यादत की। इसी तरह मियां नवाज शरीफ की जब जमानत का मामला था, मरियम नवाज 3-4 महीने खामोश रहीं और उस वक्त वो सारा वोट को इज्जत दो का बयानिया जो है वो ज़मी बोस हो गया। तो इनको जो टाइमिंग सूट करती है उस टाइमिंग के हिसाब से ये अपने स्टांस जो हैं वो चेंज करते रहते हैं। अब देखें कि जब उन्होंने देखा कि हुकूमत नहीं गिरी, फौजी क़यादत को बार बार ये कहने के बावजूद कि आप हुकूमत गिराएं, आप हुकूमत के पीछे से हट जाएं, और फौजी क़यादत को दबाव में लाने की कोशिश भी की गई। जब वो ऑप्शन नाकाम हुआ तो अब उनको सूट करता था कि शहबाज शरीफ को मैदान में उतार दें ताकि वो बैक डोर से, जिसको हम कहते हैं चोर दरवाज़ा, उस चोर दरवाजे से कोई डील करने की कोशिश करें, कोई मफाहमत करने की कोशिश करें। तो अब उनको ये सूट करता था, तो शहबाज शरीफ के ज़रिए अब उन्होंने कोशिश करना शुरू कर दी कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते बढ़ाए जाएं। लेकिन ये सारी इतलात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास भी थी। इसी वजह से उन्होंने शेख रशीद के ज़रिए ये बयानात दिलवाए कि हमें पता है कि 3 से 5 मुलाकातें की हैं शहबाज शरीफ ने ताकतवर हल्कों के नुमाइंदों से। तो ये जब सहाफ़ी इस किस्म की खबरें देते हैं, कभी कभार हमारे जो व्यूअर्स हैं
इस तरह की खबरों पे वो नाराज़ भी होते हैं कि कोई डील नहीं हो रही, कोई मफामत नहीं हो रही। लेकिन इसका मकसद ही ये होता है, जो भी जमहूरियत पसंद सहाफ़ी हैं, जो जमहूरियत पसंद हल्के हैं, कि इस चीज़ को एक्सपोज किया जाए। और फिर जब ये चीज़ एक्सपोज होती है तो वो डील, मफामत, चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने के रास्ते, तो ये सब कुछ जो है वो रुक भी जाता है या तातुल का शिकार भी हो जाता है। तो अब इसी मफामती पॉलिसी के तहत ही शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बड़े फरमाबरदार, बड़े ताबेदार बनकर इधर गए भी, यानी इस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में। और ख़ुद बिलावल भुट्टो जो वहाँ मौजूद थे, जिनको शहबाज शरीफ की तरफदारी करना चाहिए थी, वो तंजन बार बार कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने तो वहाँ पर खुशामद की इंतहा कर दी अस्करी क़यादत की। लेकिन अब ये खुशामद करें, अब ये तनकीद करके उनको दबाव में लाने की कोशिश भी कर चुके हैं। तो ये जो खुशामद वाला मामला है, ये भी अब काम नहीं आएगा, क्योंकि जो ज़ख्म हैं वो बड़े गहरे हैं। जिस तरह से अस्करी क़यादत पर तनकीद की गई, वो तनकीद इतनी आसानी से भुलाई भी नहीं जाएगी। ये एक सिक्योरिटी पाकिस्तान का मामला था, कौमी सलामती का मामला था। तो इस वजह से इस ब्रीफिंग का एहतमाम तो किया गया, लेकिन इसका हरगिज़ कोई ये मतलब नहीं है कि अपोजिशन जो है वो कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसे ताल्लुकात उस्तवार कर लेगी जिससे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए कोई मुश्किल पैदा होगी। लेकिन आपका दूसरा सवाल जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, सर मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ये नहीं करेगी। तो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कोशिश की नहीं, राय साहब एक मिनट, इन्होंने कोशिश की कि ये अपना कद बढ़ा सके, लेकिन आर्मी ने जिस तरह रिस्पॉन्स किया, इदारों ने रिस्पॉन्स किया, इतने बयानात के बावजूद इदारों का कद बड़ा है, इनका कद छोटा हुआ है। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान का कद बढ़ा हुआ है अपने खिताब के बाद। अब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और प्लेयर्स किस तरह प्ले करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी हाशमी साहब, ये जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक असूली मौक़िफ़ था, जो असूली स्टैंस था, जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू की सूरत में भी दुनिया भर तक पहुंचाया और आलमी इस्टेब्लिशमेंट तक भी पहुंचाया, एब्सोल्युटली नॉट वाला। और फिर जो पार्लियामेंट के फोरम से जो इन्होंने एक ऐसी तकरीर की जिसकी पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम मिसाल मिलती है, तो उस हवाले से भी ये जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी, इसमें बहुत ही संगीन नौयत के कुछ इंकशाफात किए गए। एक तो ये बताया गया कि 2 आलमी इदारे ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दिया है पाकिस्तान के इस असूली मौक़िफ़ की वजह से। उनमें से एक इदारे का तो बताया गया कि FATF ने, इसका जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है, इसके ऊपर भारत का असर रसूख है। और ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि 27 में से 26 पॉइंट्स जो मुश्किल तरीन नेशनल एक्शन प्लान, जो एक एक्शन प्लान दिया गया था पाकिस्तान को, उसके 27 में से 26 नुकात पाकिस्तान ने पूरे किए। उसके बाद जो 6 इजाफी पॉइंट्स पाकिस्तान को दिए गए, अब वो इतने पेचीदा हैं और उनके लिए लफ्ज़ ये इस्तेमाल किया गया कि पाकिस्तान को एक ग्राउंड दिया गया था बहुत पेचीदा। पाकिस्तान ने ये समझ लें कि एक फुटबॉल मैच खेलना था। जब पाकिस्तानी खिलाड़ी वो फुटबॉल में मैच कामयाबी से खेलते खेलते बिल्कुल गोल पोस्ट के पास पहुंचे और उन्होंने किक करके गोल करना था, तो जो गोल पोस्ट होता है उसको ही तिरछा कर दिया गया। यानी इतना एक अनफेयर प्ले किया गया कि 26 नुकात जब पूरे कर लिए और उनको पता था कि ये 27वां नुक्ता भी पूरा हो जाएगा, जो पहले ऑलरेडी बहुत काम हो चुका था, तो 6 पेचीदा नुकात जानबूझकर सियासी एक वजह से, यानी जो पाकिस्तान का स्टैंस था असूली, उसकी वजह से पाकिस्तान को पनिश करने के लिए, इस हुकूमत को पनिश करने के लिए और रियासत पाकिस्तान को पनिश करने के लिए एक नया प्लान जो है वो पाकिस्तान के सर पर थोप दिया गया। इसके अलावा यह भी बताया गया कि IMF, जिसके ऊपर अमेरिका का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, अब IMF पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी करने वाला है और पाकिस्तान की जो मईशत है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और ऐसी कड़ी शराइत पाकिस्तान पर आयद की जाएंगी, इस बात का खदशा है, जिनको पूरा करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये अस्करी इदारों ने इस ब्रीफिंग में बताया कि अब इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के साथ क्या कर रही है। साथ ही ये भी बताया कि लाहौर का जो धमाका था उसमें डायरेक्ट रॉ मुलविस थी और जो नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी, जिसमें ISI भी है और जो दीगर सिविल एजेंसियां भी हैं, उन्होंने मिलकर इस नेटवर्क को जब पकड़ा
तो बहुत ही जो तशवीशनाक इतलात हैं, बहुत तशवीशनाक मालूमात मिली हैं इस पूरे नेटवर्क से, और बलूचिस्तान में प्लान किया गया है कि एक दहशतगर्दी की पूरी नई वेव लाई जाएगी। तो तासुर ये दिया गया कि ये जो हमने एक इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को ऑफेंड कर दिया है, यानी उनके मफादात के मुतल्लिक जो उनके मुतालबात थे उनको मानने से इनकार कर दिया, और पाकिस्तान का मफाद जो है हमने मुकद्दम रखा, जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने हालिया इंटरव्यूज़ में भी कहा और पार्लियामेंट के फोरम पर भी कहा। तो यही बात हम पहले भी कर रहे थे कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो टकराता है लीडर, उसके लिए बहुत मुश्किलात खड़ी की जाती हैं। पहले मैंने एक मिसाल दी थी कि मोहम्मद मुर्सी की एक फेयर इलेक्शन के नतीजे में वो इक़्तिदार में आए थे, लेकिन एवरीबडी नोज, ये ओपन सीक्रेट है कि जनरल सीसी के ज़रिए अमेरिका ने वहाँ पर एक कू करवाया, वहाँ मार्शल लॉ लगवाया। अमेरिका ने तैयब उर्दवान के ख़िलाफ़ भी मार्शल लॉ लगवाने की कोशिश की थी। जॉन कैरी के सारे स्टेटमेंट्स उस मार्शल लॉ की कोशिश के हक़ में थे। तो इस तरह से इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आपको सजा देती है, आपको पुश करती है। अवाम की सपोर्ट तो जाहिर है कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने स्टैंस लिया है पूरी तरह उनके साथ है, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो मुश्किलात पेश आएंगी, और ये मुश्किलात बिटवीन दी लाइंस मैं बात करूंगा, क्योंकि मैं ये अल्फाज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि बिटवीन दी लाइंस मैं बात करूंगा कि मोहम्मद मुर्सी को देखें, बाद में जेल में डलवाया गया और एक साजिश के तहत उन्हें कत्ल भी करवा दिया गया। आज तक पाकिस्तान के अंदर जनरल ज़ियाउल हक का तैयारा फ़ज़ा में कैसे फटा, जिसमें हमारी अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, आज तक उसका सुराग नहीं मिला। बेशुमार ऐसे केसेस हैं। पुरानी मिसालें मैं इसलिए नहीं दूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें जो यंग जनरेशन है शायद उनको वो पुरानी मिसालें इररेलेवेंट लगें, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो कोई आसान हालात नहीं है। फैसले पाकिस्तान के मफाद में हैं, लेकिन फूंक फूंक कर आगे कदम रखना होगा। और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से जो चैलेंजेस हैं इनसे निपटने के लिए बहुत ही एक कोऑर्डिनेटेड हिकमत अमली बनानी पड़ेगी। बिल्कुल सही राय साहब, बहुत शुक्रिया। आलमी ताकतें, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस वक्त बहुत सारे बहाज़ों के ऊपर काम कर रही है। ये जो तकरीर थी, जो खिताब था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का, एक तारीख़ी खिताब था, और इसने हमें हमारा जो कौमी वक़ार है उसको बुलंद किया है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और ख़ुसूसन वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर राय साहब बैठे हुए हैं, उन्हें ये बखूबी जानते हैं कि इस तकरीर के बाद हमारा जो सर है वो कितना बुलंद हुआ है, और अब हम दुनिया की आंखों में आंखें डालकर जो है वो बात कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो आपने एग्जांपल्स दी हैं, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही है। एग्जांपल्स हमारे सामने हैं, जो कुछ लाहौर में हुआ, तो पाकिस्तान को बहुत अब मोहतात अंदाज में आगे बढ़ना होगा। व्यूअर्स, ये हमारा आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजिएगा जिस मोहब्बत के साथ आप प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और दिन ब दिन जो फॉलोअर्स हैं उनमें इजाफा हो रहा है। ये सिलसिला इसी तरह जारी रहना चाहिए, और वो उसी वक्त होगा कि आप अपने कमेंट्स हमें भेजते रहेंगे, और किस तरह प्रोग्राम को हमने इम्प्रूव करना है ये भी ज़रूर हमारे से शेयर कीजिए। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।